जी स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है स्थिर विद्युत में कूलाम का नियम। इससे पहले अपन आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेश क्या होता है, आवेश के गुण वगैरह। अब अपने वहाँ पढ़ा था, अपने क्या पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। ये बल होता है। तो इसी बात को फिर ये जो बल होता है, दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण बल होगा या ये प्रतिकर्षण बल होगा, इसका परिमाण कितना होगा, ये कितना बल लगा पाएगा। और ये परिमाण जो आवेशों के मध्य जो बल उत्पन्न होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, उस बल का परिमाण कितना होगा और ये परिमाण कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है, ये बात अपन कूलाम के नियम में डिस्कस करेंगे। कूलाम का नियम यही बताता है कि जो दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वो आकर्षण प्रतिकर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है। तो कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो दोनों आवेशों के मध्य दूरी, जैसे मैंने मान लिया ये एक आवेश है और ये आपको पता है कि आवेश पदार्थ का गुण है, कण का गुण है, किसी पदार्थ का गुण है। तो कहीं पे कण मौजूद होगा वहीं पे आपके पास आवेश होगा, द्रव्यमान होगा वहीं पे आपके पास में आवेश मिलेगा। तो ये कोई पिंड है आपके पास में और इस पर ये आवेशित पिंड है, ये आवेशित पिंड है और इस पर Q1 आवेश मान लिया। ये कोई दूसरा पिंड है, ये भी आवेशित पिंड है और इस पर मैंने Q2 आवेश मान लिया। तो भी इन दोनों को जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया और दोनों के मध्य कुछ दूरी रख ली है। ये जो दूरी है ये वाली, मैंने इसको मान ली R। कितनी है? R दूरी है, ये दूरी है R। तो कूलाम ने ये बताया कि इन दोनों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, पहले दोनों ही समान प्रकृति के, जिसमें धनावेश है तो ये आकर्षण बल होगा, ऋणावेश है तो भी आकर्षण होगा, और धनावेश ऋणावेश है तो क्या होगा, धनावेश ऋणावेश है तो प्रतिकर्षण बल होगा। ये आपको पता है प्रतिकर्षण, इसमें प्रतिकर्षण होगा और इसमें क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। तो ये आकर्षित करेंगे दूसरे को, बल लगाएंगे, तो ये बल का परिमाण कितना होगा, कितना ज्यादा बल लगाएंगे, कितना कम बल लगाएंगे, ये बात अपने को इसमें देखनी है। तो उस परिमाण को बताने के लिए कूलाम ये बताया कि जो परिमाण होता है इन दोनों के मध्य कोई F बल लगेगा, उसको मैंने F बोल दिया, F से निर्मित कर दिया। तो उसका इस F का जो परिमाण होगा, ये जो आवेशों पर उपस्थित इन कणों पर उपस्थित जो आवेश है, इस कण पर उपस्थित जो आवेश है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों ये जो आवेशित पिंड है आपके पास में, इन आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल दोनों इन पिंडों पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पिंडों पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के बराबर, इन आवेशों का कोई परिमाण को गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब आप समझते होंगे, समानुपाती का मतलब ये है कि अगर किसी मान लो कि इनका परिमाण बढ़ाया जाए तो जो कार्य बल होगा उनके मध्य, उसका परिमाण भी बढ़ जाएगा, और इनका परिमाण कम किया जाए तो ये भी कम हो जाएगा। और समानुपाती का मतलब ये है कि अगर किसी मान लो इन दोनों, जिसे भी मतलब Q1 Q2 है और आपको कुछ F बल मिल गया, Q1 Q2 है तो कुछ F बल मिल गया, और इसको जैसे मान लो मैं क्या कर दूं, 3Q1 कर दूं यहाँ पे, और ये क्या हो जाए 2Q2 हो जाए। समझ में आ गई बात? तो एक तरीके 3 2 जा 6, तो ये काम क्या मिलेगा कि 6Q1 Q2 F समानुपाती। कहने का मतलब जब Q1 Q2 परिमाण था तब F बल मिल रहा था, और जब आपने इसको 3 गुना कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया, तो अब जो बल मिलेगा वो यहाँ जो बल मिल रहा था उसका 6 टाइम्स 6 गुना मिलेगा। अगर यहाँ पे इस बार 10 मिल रहा था ना, यहाँ पे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। समानुपाती का मतलब यही है।
अगर आप इसे कम करते हो, जितना गुना कम हो जाएगा बल भी उतना ही गुना कम हो जाएगा। ये आपको बात को समझिए। मतलब कुल मिला के बात है, गुलाम ने बताया कि इन दोनों को जो कार्य बल होगा वो दोनों पिंडों पर उपस्थित आवेशों के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब आप समझ गए। दूसरा गुलाम ने ये बताया कि इन दोनों के मध्य जो दूरी है, इन दोनों के मध्य जो दूरी है ये r, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर दूरी बढ़ेगी दोनों के मध्य तो इनके मध्य लगने वाला बल कम हो जाएगा। अभी इतनी दूरी है तो कुछ बल लगेगा, दूरी और में बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, इसको यहाँ ले आऊं और इसको यहाँ ले आऊं तो दूरी बढ़ जाएगी, तो इनके मध्य कार्य बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आकर्षण बल था तो वो आकर्षित जिस बल से उससे कम परिमाण से आकर्षित होंगे, और अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर तक खेल रहे होंगे तो उनके जो दूर तक खेल होंगे कम परिमाण से खेलने लग जाएंगे। कब? जब दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा। या आपको पता है एक राशि बढ़ती है दूसरी राशि कम होती है तो वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती तो हो गए, लेकिन गुलाम ने क्या देखा, जैसे मान लो आपने यहाँ पीछे 1 मीटर रख दिया, डिस्टेंस रख दिया कितना, 1 मीटर, r बराबर 1 मीटर। उस वक्त आपको कुछ F बल मिल गया, मान लेते हैं 1 मीटर की दूरी रही, कुछ F बल मिल गया। फिर गुलाम ने क्या किया, इस दूरी को बढ़ा के कर दिया 2 मीटर कर दिया, यह बल मिला इसमें, और r को कर दिया 2 मीटर कर दिया। तो 2 मीटर से ले जाकर दूरी को इससे दुगना कर दिया, दुगना कर दिया तो क्या बल कम हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे अपन समझे दुगना कर दिया तो ये हाफ हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो ये क्या 1/3 हो जाएगा, 1/2 f और 1/3, जब 1 थी तो f और r बराबर 2 है तो 1/2 f और 3 मीटर है तो 1/3 f। आपने समझे कैसे मिलेगा। लेकिन जब गुलाम ने एक्सपेरिमेंटली प्रयोग करके देखा ना तो 1 मीटर अगर उसको कुछ भी परिमाण का बल मिल गया, f परिमाण का बल मिल गया, तो जैसे उसने हाफ किया इसको, मतलब दुगना किया दूरी को, तो आपका जो ये बल है वो कितना मिला, 1, ये ना मिला 1/4 f, मतलब 1/4 मिला। और जब उसने 3 मीटर किया तो ये नाम लेकर क्या मिला, 1/9 f, मतलब 9 भागी मिला उसको। फिर उससे अगर 4 मीटर कर दिया इस दूरी को तो आपको क्या मिला, f/16। मतलब ये तो हो रहा है कि जैसे आप दूरी बढ़ा रहे हो दोनों आवेशों के मध्य तो आपका बल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ रही बात। लेकिन जैसे 3 गुना बढ़ा दिए 1/3 नहीं हो रहा, मतलब 1/3 नहीं हो रहा, 3 गुना कम नहीं हो रहा। 4 गुना बढ़ा दिए तो 4 गुना कम नहीं हो रहा, 1/4 नहीं हो रहा, वो कितना हो रहा है, 1/16। 3 बढ़ा दे तो 1/9, 2 बढ़ा दे 1/4। मतलब क्या हो गया कि आपने जितना गुना बढ़ाया 1 से लेकर 4 तक 4 गुना कर दिया। अगर 1 मीटर पे f मिल रहा था तो आपने 4 गुना कर दिया तो ये बल कितना हुआ, 16 गुना कम हो गया। मतलब ये जो राशि इसके वर्ग गुना कम हो गया, ये जो राशि उसके वर्ग गुना कम हो गया, ये जो राशि उसके वर्ग गुना कम हो गया। समझ में आई बात। ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि जैसे मान लो अगर मैं इनके बीच में शुरू में थी दूरी 5 मीटर, 5 मीटर जब दूरी थी तो मुझे बल मिला था f परिमाण का। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया, मतलब 10 मतलब दुगना कर दिया। 10 का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स कर दिया मैंने। तो मुझे इधर जो फोर्स मिला वो कितना मिला, f/4 मिला। समझ में आएगा। और जब मैंने इसको क्या कर दिया 15 कर दिया, 15 का मतलब क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया, शुरू में जो लेंथ थी उसका 3 टाइम्स कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो 5 मीटर पर अगर f परिमाण का बल मिल रहा था अपने को, अगर 5 मीटर पर f परिमाण का बल मिल रहा था तो 15 मीटर पर कितने परिमाण का बल मिलेगा अपने को। तो मैंने क्या किया, इसको 3 गुना बढ़ाया ना, तो 5 मीटर पर f मिल रहा था तो 3 गुना बढ़ाया तो 3 गुना 3 का वर्ग कितना, 9, तो 9 गुना कम हो जाएगा। मैं इसको 20 मीटर कर लेता हूँ, इन दोनों की जो दूरी है उसको 20 मीटर कर लेता हूँ। मतलब मैं कितना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। शुरू में लेंथ डिस्टेंस था, शुरू में दूरी थी दोनों मध्य
उसका 4 गुना कर दिया तो मुझे बल कितना मिला, इधर जो था उसका कितना मिला, F/16 मिला। मतलब तुम समझो कि मैं जनरली लेके चलो 8 बार 5 मीटर पर मुझे कितने परिमाण का 100 न्यूटन का फोर्स मिलता है, कितने का 100 न्यूटन का फोर्स मिलता है। तो जैसे मैं दुगना करूंगा तो मुझे दुगना करूंगा तो 4 गुना का मतलब वर्ग गुना कम मिलेगा, मतलब ये 100/4 ही मिलेगा। 100/4 का मतलब समझ सकते हो 25 न्यूटन मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा, 25 न्यूटन। और जब मैं इसको 3 टाइम्स कर दिया तो ये 9 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 100/9 इतना ही मिलेगा मेरे को। और जब इसको 4 टाइम्स कर दूंगा तो ये शुरू में 100 था 5 न्यूटन पर, तो 5 का कितना हो गया 20, मतलब 4 टाइम्स 4 गुना दूरी बढ़ गई, 4 गुना दूरी बढ़ गई तो बल कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, तो ये 16 गुना कम हो जाएगा। ऐसा कूलाम ने देखा एक्सपेरिमेंट करके, इसको बार बार दोहरा के देखा। ये तो पता लग ही गया था कि आवेशित कणों के मध्य बल उत्पन्न हो रहा है, समान प्रकृति के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण और असमान प्रकृति के आवेश के मध्य आकर्षण बल। लेकिन अब उसने उसका परिमाण को जानना चाहा तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बार बार इसको दोहराया तो उसको क्या पता लगा कि ये जो परिमाण है इनका Q1 Q2 इन दोनों कणों पर उपस्थित आवेश का परिमाण है, उस परिमाण के गुणनफल के समानुपाती मिला। जो बल है वो परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब ऐसा है कि जिसे मैंने इसको बताया आपको कि ये Q1 Q2 है और जिसमें मैंने शो भी किया था 3Q1 और 2Q1 मतलब 2Q2, तो 6 टाइम्स हो गया। तो बल कितना हो गया, पहले जितना भी बल था उसका 6 गुना बढ़ गया। समझ में आ गई बात? तो वो बोले इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरी बात उसने क्या बोली कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो कार्य बल है वो दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होगी उसका वर्ग करेंगे उस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो मीनिंग आपको समझा लिया, अगर आपने 1 मीटर पर F बल मिलता है और 4 मीटर पर दोनों 4 गुना बढ़ा दिए दोनों के मध्य दूरी को, तो आपका बल कितना हो जाएगा, जो शुरू में बल था उसका 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना कम हो जाएगा, 16 गुना नहीं 16 गुना कम हो जाएगा, मतलब 1/1/16 भाग ही रह जाएगा। ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसको पता लगा। तो इस साल एक्सपेरिमेंट में 2 बातें निकली। 2 बातें क्या निकली कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों कणों पर उपस्थित आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों के मध्य दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों बातों को, दोनों गुणनफल के समानुपाती को ऐसे लिखूंगा और दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को मैं ऐसे लिखूंगा। ये बराबर का चिन्ह है, ये कितना है, ये समानुपाती का चिन्ह है, और ये अपॉन में जा रहा है तो ये व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको पता है कि अपॉन में रहेगा, ये बढ़ेगा ये कम होगा। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों को जब अपन एक साथ करेंगे, अपन दोनों बात लिखिए, परिमाण को भी डिपेंड करेगा और दूरी पर भी करेगा। समझ में आई बात? तो कभी परिमाण और दूरी दोनों को चेंज कर सकते हैं एक साथ, तो फिर इसको अपन ऐसा कर सकते हैं F Q1 Q2 अपॉन में R²। जो आपका आरोपित बल है वो Q1 Q2 और R² के समानुपाती होगा। Q1 Q2 के समानुपाती R के मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके बाद में क्या मिला आपको कि जैसे ही इन दोनों का गुणनफल मैंने कर लिया Q1 और Q2 का, और जो दूरी थी उसका वर्ग करके मैंने इसको भाग दे दिया, दोनों का जो आवेश है उनका मैंने गुणनफल कर लिया और जो दूरी थी उसका वर्ग करके मैंने भाग दे दिया। भाग देने से जो मेरे को मान मिलेगा, इस राशि में मान मिलेगा, वो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल के बराबर नहीं मिला मुझे, मतलब कूलाम को नहीं मिला मुझे। क्या कूलाम को ये बल है जो दोनों के मध्य जो लगने वाला जो बल था वो नहीं मिला। जब मैं इन दोनों राशियों का मान लो ऐसा ही पद्धति में नापता हूँ, ऐसा ही पद्धति कूलाम आवेश को ऐसे पद्धति में नापेंगे तो उसका माध्य क्या होगा कूलाम, और दूरी पर से
प्रतीक में आवे तो उसका मान लो मीटर। मान दूरी को मीटर में रखते हुए और इनके परिमाण को कूलाम में नापते हुए मैं इन दोनों का गुणनफल किया और गुणनफल को दूरी के वर्ग से जब मैं भाग किया तो इसका जो मान आया ना वो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है उसके बराबर नहीं मिला मुझे। समझ में आ गई बात? उसके बराबर नहीं मिला। मुझे कितना मिला? जब मुझे मतलब कूलाम में देखा मुझे क्या मिला कि 9 × 10⁹। मतलब वाकई में बल कितना मिल रहा था कि ये गुणनफल ये राशि का मान और जब इस राशि को जब इतना गुना बढ़ाते हो, इस राशि को जब इतना गुना बढ़ाओगे तब तुम्हें इन दोनों में जो बल लगेगा उसका परिमाण मिलेगा। या तुम इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों का गुणनफल और आर स्क्वायर इनका अनुपात दिया गया Q1 Q2/r²। इस राशि और इस राशि का जो अनुपात दिया गया वो क्या मिला 9 × 10⁹। समझ में आ गई बात? 9 × 10⁹ मतलब और दूसरी बात अगर मैं इनके परिमाण को चेंज भी कर देता हूँ, इनके परिमाण को मैं चेंज कर दूँ, दूरी को चेंज कर दूँ तो बल भी आपको कुछ और चेंज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ और चेंज कर देते Q1 Q2 अपॉन में r² सब कुछ चेंज कर दिया है तो बल भी मुझे कुछ और मिल जाएगा F1। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी भी मैं इन दोनों के मध्य लगने वाले बल और इस Q1 Q2 के गुणनफल अपॉन में r² ये राशि वैसे का जो अनुपात दूंगा तो मुझे फिर से 9 × 10⁹ के बराबर ही मिला। जब इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या हवा थी, माध्यम का फर्क पड़ेगा, माध्यम चेंज होगा तो अनुपात कुछ और मिलेगा। समझ में आई बात? क्या बात है? बोला मैं जब इन राशियों में ऐसा ही पद्धति में नाप के चला, Q1 Q2 को कूलाम में और दूरी को मीटर में नाप के चला, बल को न्यूटन में नाप के चला मैं। समझ में आ गई बात? तब बल का दोनों आवेशों में लगने वाला बल और इस राशि का अनुपात जब मैंने लिया तो वो 9 × 10⁹ के बराबर मुझे मिला। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में समझाया था कि मैंने कूलाम ने बोला कि इनके मध्य जो बल लगेगा वो इन दोनों के गुणनफल और ये जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात है, ये वाली चीज। मानिए ये राशि के बराबर बल नहीं मिलेगा मुझे, क्या मिला कि ये जो राशि है उसको जो मैं 9 × 10⁹ गुना बढ़ाया और उससे मल्टीप्लाई किया तब जाके दोनों में जो बल लगा उसके बराबर मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि बल के बारे में फॉर्मूला है और बल कैसे मिल जाएगा? बल अलग तरीके से मान लो, जैसे मान लो 11th में पढ़ यांत्रिक बल में बारे पढ़े तो दोनों के मध्य बल लगता है, बल लगने से एक में गति उत्पन्न होगी, कुछ त्वरण आएगा तो उस त्वरण को देख के इसका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को देख के F = ma से अपन उस बल को नाप सकते हैं। समझ में आ गई बात है? एक बार एक्सपेरिमेंट करें तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये बल लगाएगा, ये वाला इस बल लगाएगा, उस बल से जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को और इसका जो द्रव्यमान होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो बल तो मिल जाएगा। तो ऐसे में वो जो बल है वो बल इनके इस राशि के बराबर नहीं मिलता है। इस राशि को जब 9 × 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस बल के बराबर आता है। इसलिए वो बोला कि ये जो Q1 Q2 के समानुपाती और दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए मैंने समानुपाती चिन्ह लगा दिया, बराबर नहीं लगाया। बराबर लगाता हूं अगर यहाँ पे जैसे F बराबर Q1 Q2 अपॉन में r²। इसका क्या मीनिंग समझ गया कि जो इन दोनों में जो बल लग रहा है वो इनको मल्टीप्लाई करो और r² जो है उसके बराबर डिवाइड करो, उसके बराबर आ जाएगा। Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करो और r² का भाग दो, ये बल उसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, जबकि ये नहीं होता है। इसको कुछ गुना बढ़ाने पर कितना बढ़ा दे 9 × 10⁹ तब जाके बल के बराबर होता है। ध्यान रखना मैंने राशि को ऐसा करके भी ना पाए तब 9 × 10⁹ 9 गुना बढ़ाएंगे तब बल के बराबर मिलेगा। इसको कूलाम में, मीटर में और न्यूटन में। समझ में आई बात? अब इसको मैं जैसे बोल दिया कि इसको मैंने क्या बोल दिया कि क्या कि समझ में आ गई बात? ठीक है। और फिर बाद में आपको पता चलेगा ये के जो क्या होता है माध्यम पे निर्भर करता है।
इसमें निर्भर तो माध्यम पे भी निर्भर करता है के का मान, और आप कौन सी पद्धति में नाप रहे हो, ऐसा ही पद्धति में नाप रहे हो या सीधी पद्धति में नाप रहे हो, इन दोनों बातों पर ये निर्भर करता है। तो ये के जो होता है वो आपको पता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको क्या पढ़ेंगे अपन, एप्सिलॉन, और ये जीरो पढ़ दो, इसको नॉट पढ़ दो, बाकी एप्सिलॉन एप्सिलॉन ये होता है और ये नॉट या जीरो ये के बराबर ये। अगर निर्वात होता है नोट लगेगा और कोई माध्य में दोनों आवश्यक मध्य तो ये केवल ऐसा हो जाएगा, पानी है और कुछ है, समझ में आ गई बात। अभी निर्वात है तो अपन निर्वात या हाँ ये लिखे चलते, इसी की वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁹। किसमें, ऐसा ही पद्धति में। और इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक आप निकाल सकते हो के की वैल्यू के का मात्रक क्या होगा, आगे से इसका न्यूटन और इधर जाके मीटर, इसका मीटर होता है तो आगे स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको इधर ले जाओ के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर F/r²/Q1 तो इसका हो जाएगा न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इसका कूलॉम स्क्वायर। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर मतलब C-2 लिख देंगे अपन इसको, या अपॉन में C², कुछ भी लिख सकते हो, C-2 ये इसका मात्रक होगा। आगे बढ़ा समझ में, तो कुल मिला के बात है कूलॉम का स्थिर विद्युत में कूलॉम का नियम क्या बताता है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण के बारे में। ये नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों कोणों पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिससे आप ये बात देख सकते हो, ये दोनों को सम्मिलित करेंगे, कंबाइन करेंगे, ये आ जाएगी। फिर मैंने बोला इस गुणनफल के बराबर बल का मान लिया था, इस गुणनफल को इस राशि को 9 गुणा 10⁻9 से गुणा करेंगे तब बल के बराबर आता है। तो 9 गुणा 10⁻9 को मैंने के मान लिया, फिर मैंने के पदों में इसको रख लिया, इससे के का मात्रक निकालेंगे। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन होता है, आर का मात्रक मीटर, तो आवेश का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलॉम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो इनका इसका भी कूलॉम, इसका कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाके C⁻⁻² हो जाएगा। ये कब है, जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या हवा हो। माध्यम चेंज होते ही क्या हो जाएगा, इन्हें आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था वो चेंज हो जाएगा। भले आपका परिमाण वही है, इसका परिमाण पहले जो था पहले ही है और वही दूरी है, इस सारे सेटअप के बीच ना माध्यम चेंज कर दो, पानी ले आते हो और कुछ ले आते हो तो इसका परिमाण में कमी आ जाएगी। जनरली निर्वात और हवा में मैक्सिमम बल लगता है, बाकी और किसी भी माध्यम में होगा ना तो उसमें बल कम हो जाता है। समझ में आ गई बात, उसकी बात हम करेंगे। अभी कूलॉम के नियम की बात थी, तो कूलॉम का नियम ये कहता है, ठीक है, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। देखो एक बात और है, एक बात क्या है कि यहाँ मैंने क्या लिखा है कि दो स्थिर आवेश बिंदु आवेश, क्या सब चीज में बिंदु आवेश, मतलब ये जो नियम है बिंदु के साइज के जो आवेश होंगे, एक डॉट जो होता है बिंदु होता है, ये बिंदु हो गया, पेंसिल बिंदु से जो बनेगा, उत्ते से आकार का जो आवेश होगा उन पर ही ये लागू होगा। और आवेश तो किस कण पर ही होगा, द्रव्यमान पर ही होगा, तो कोई कण बिंदु के आकार का जो कण होगा वो बड़ा आवेशित होगा, बिंदु के आकार का कण होगा वो आवेशित होगा, उन्हीं पर ये लागू होगा। समझ में आ गई बात, बड़े कणों पर ये लागू नहीं होगा। तो फिर अपन बड़े जो बड़े आवेशित वस्तु होगी उन पे कैसे देखेंगे अपन, तो उसका बात ये है कि बिंदु आवेश को आप ये मैंने बिंदु
गोल के आकार का नहीं बना। लेकिन बात ऐसी कि बिंदु आवेश बोलते किसको है, जब कोई इस मान ये आपका चौक आवेश है, ये अभी बिंदु इस तरह नहीं ना, और ये आपका आवेश है, फिर बिंदु तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी जब मैं इनके आकार, इनकी जो साइज है, इनकी जो विमाएं हैं, इसका जो आकार होगा, उस आकार की तुलना में इन दोनों के मध्य की जो दूरी है बहुत बड़ी कर दूं। जैसे अपन देखते दूर से किसी वस्तु को देखते बहुत बड़ी वस्तु भी दूर से कहते छोटी सी नजर आती है, यहाँ से देखते तारे छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन तारे पृथ्वी से भी बड़े बड़े होते हैं। तो वही केस है कि जब इन दोनों के मध्य दूरी इतनी ज्यादा हो जाएगी, अपने को बिंदु जैसे नजर आने लग जाए। समझ में आ गई बात, बिंदु जैसे नजर आने लग जाए। कुल मिला के बात यह है कि आवेशों के आकार की तुलना में या आवेशों के विमा की तुलना में दोनों के मध्य जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो। समझ में आ रही बात, या इस बात को उल्टा बोल सकते हो कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, मतलब दोनों आवेशों का जो आकार, दोनों आवेशों का आकार या विमाएं दोनों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो। दोनों आवेशों का आकार या दोनों आवेशों की विमाएं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो, तब ये वाला नियम आपका लागू होगा, यानी बिंदु आवेशों पर लागू होता है। बिंदु आवेश क्या होता है, जिन आवेशों की विमाएं उनके मध्य दूरी की तुलना में नगण्य है। जिन आवेशों के मध्य जिन दो आवेशों के मध्य की दूरी, जिन दो आवेशों का आकार या विमाएं, जिन दो आवेशों का आकार या विमाएं दोनों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो, बहुत कम हो, तब उनको बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो मैंने तुम्हें बता दिया अगर गोल दूरी पर रखेंगे तो बिंदु जैसे नजर आएगा, तब ये दूरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तब इस नियम को अपन लागू कर पाएंगे। ऐसे करके ये जो बड़ी वस्तु आवेशित है और ये बड़ी वस्तु आवेशित है उस पर भी लागू हो सकता है जब बिंदु जैसी नजर आएगी, माने दोनों के मध्य दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब ऐसा हो जाएगा। तो बिंदु आवेश पर ही है लागू होगी। और तो मैंने बोला K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर C⁻²। ये होता है, ये कब होता है, ऐसा पद्धति में। और K का मान 1 होता है किसमें, CGS पद्धति में। CGS पद्धति में अगर आप मान उसको नापते हो राशि को, तो इसका मान क्या लेना है, आपको 1 लेना है। और ये किसमें लेना है, SI या MGS पद्धति। समझ में आ गई बात। तो अगर जैसे F की बात करते हैं, F निर्वात, मतलब जब इन दोनों आवेशों के मध्य का हो निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो, और कुछ दूरी R हो, तो मध्य बल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और K नियतांक आ जाएगा। अगर निर्वात है और CGS MGS या SI पद्धति में नापता हूँ तो यहाँ पर 1/4πε0, मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये वाली आ जाएगी। समझ में आ गई बात, निर्वात। और जब ये नोट का मतलब है निर्वात है तब ये नोट है, और यही निर्वात का और कोई माध्यम हो जाए तो बोलेंगे F माध्यम, मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या हवा या और कोई माध्यम होता है, तब बल क्या हो जाएगा, बल तब भी Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो दोनों की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε। अब कहा था कि इसकी ये चीज क्या है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, एप्सिलॉन, ये चीज पढ़ेंगे। समझे, ये क्या होती है, ये आपकी मतलब ये समझ लो कि जैसे कोई भी माध्यम होता है उस माध्यम की प्रकृति को बताएगी। ये चीज ये किसको बताएगा, मतलब माध्यम की प्रकृति को, इसकी जो वैल्यू होगी वो माध्यम की प्रकृति को बताएगी, माध्यम की प्रकृति। अब प्रकृति से मतलब ये है, जैसे मान लो कि भाई जैसे मान लो मैंने बोल दिया इसकी प्रकृति, तो देखो इसका टेस्ट, इसका स्वाद कैसा है, वो चीज की प्रकृति भी हो सकती है, इसका रंग कैसा है, वो चीज की प्रकृति भी हो सकती है। नहीं समझ में आ रही बात,
इसका जैसे घनत्व कितना है, हल्का है, ज्यादा भारी है, इसकी इकाई आयतन में ज्यादा द्रव्य होगा, अगर ये भारी होगा इसका घनत्व ज्यादा होगा, इसकी इकाई आयतन में द्रव्यमान कम होगा तो ये हल्का होगा, इसकी घनत्व कम होगा। ऐसे माध्यम की जो प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति होती है उस प्रकृति से संबंधित कई चीजें देख सकते हैं। रंग के हिसाब से प्रकृति, जैसे रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, घनत्व कैसा है, और भी कई चीजें नहीं समझ में। तो ऐसे ही ये वाली राशि माध्यम की प्रकृति को बताती है। अभी क्या चीज बताती है, रंग बताती है, स्वाद बताती है, घनत्व बताती है, क्या चीज बताती है वो बड़ा समझना है। तो वो चीजें अपने को ये समझनी है कि इन दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, मतलब एक तरीके से सब कुछ मान सकते हैं कि इधर से अपने कुछ किरणें या जैसे एनर्जी निकालना हो, या जैसे मान नदी बहती है, नदी की धारा बहती है, तो इधर से कुछ बह के धारा हो और उसको सीधा खेलना हो। अगर दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा है तो ऐसे मान सकते हैं कि इधर से कुछ बहकर आ रहा है और इधर से कुछ ऐसे बहकर आ रहा है। अब दोनों तरफ से बहकर आएगा तो ये दोनों टक्कर खाएंगे और टक्कर का क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो हमारे प्रतिकर्षण हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात। और आकर्षण वाली बात क्या समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि इसकी ओर कुछ बहकर आ रहा है, क्या हो रहा है, इसकी ओर कुछ, और इसकी ओर भी कुछ बहकर आ रहा है। एक बहाव इसकी तरफ है, एक नदी का बहाव इसकी तरफ है, एक नदी का बहाव इसकी तरफ है। इसका बहाव कैसे, अनंत से यूं यूं अनंत से आ रहा है, चारों तरफ से अनंत से आ रहा है। इसकी ओर का बहाव अनंत से आ रहा है, लेकिन इसका बहाव कमजोर है, इसका बहाव ज्यादा है। तो क्या होगा, ये वाले जो चीज है इसके भाव में बहकर चली जाएगी। मानिए इधर इस शक्ति में नहीं चलेगी। जो तुम्हारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि इस जगह भी भाव चारों तरफ से बहकर आ रहा है, इस जगह का भाव चारों तरफ से बहकर आ रहा है, लेकिन इधर आने वाला भाव क्या है, कमजोर है, और इधर आने वाला भाव क्या है, ज्यादा है। इसका भाव इधर 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 ऊपर नीचे चारों तरफ से हर दिशा संभव दिशा से इधर से, और इधर जो आ रहा है भाव, यहाँ जो भाव इकट्ठा हो रहा है कुछ पानी का है, नदी का, वो भी इधर से इसके यहाँ से ऊपर आएगा, यूं यूं नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा है। लेकिन इसकी ओर आने वाला भाव क्या है, कम है, और इसकी ओर आने वाला भाव क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसका भाव इसके भाव को रोककर इसको भागकर ले आएगा। समझ में आ गई बात, नहीं समझे तो तब अपन ये चीजें आकर्षित होती हुई नजर आती है। ये अपन जब विद्युत क्षेत्र जगह बढ़ेगी वहां इस बात पर आपको समझाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज होती है ना, वो यहाँ अपन ने दोनों में जो माध्यम रखा है, वो माध्यम इस भाव को कितना अलाउ करती है, वो माध्यम इस भाव को, क्योंकि ये भाव जितना ज्यादा होगा टक्कर आगे उतने ज्यादा दूर जाएंगे, प्रतिकर्षण उतना ही नजर आएगा, और इसका भाव इसकी तुलना में जितना ज्यादा होगा तब ये उतने ही ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। समझ में आई कि ये भाव ज्यादा भाव तो टक्कर उतनी तेज करेंगे तो प्रतिकर्षण उतना ज्यादा नजर आएगा, ऐसे ही आकर्षण में उतना ही ज्यादा नजर आएगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे माध्यम की प्रकृति का मतलब ये देख रहा है कि ये यहाँ पे जो माध्यम मौजूद है वो माध्यम में इधर उस माध्यम में इन आवेशों से जो एक एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी के भाव को कितना अलाउ कर रहा है। समझ में आ रही बात। ये मैंने पानी का नाम लेकर इन आवेशों से ऊर्जा निकलती है, ऐसे ऊर्जा का भाव। कोई भी कण जैसे आवेश ये अवदासीन है, और जैसे आवेश हो जाएगा ना, आवेश को होने का मतलब इसमें से क्या है, ऊर्जा का भाव निकलने लगा चारों तरफ। जैसे सूर्य है, सूर्य की इधर भी किरण जा रही है, हर समूह सब सूर्य किरण जाती है, जैसे उसी प्रकार से ये कण जब आवेशित हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा तो अपन ऐसा मानेंगे कि इसमें से भी एक एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई चारों तरफ, और उस एनर्जी के भाव की मैं बात कर रहा हूँ। इससे भी भाव यूं यूं निकल रहा है और दूसरा कण है उससे भी भाव यूं यूं निकल रहा है, तो दोनों के भाव टकरा के एक दूसरे को दूर करते हुए निकल जाएंगे। समझ में आई बात। तो उस एनर्जी के भाव को ये वाला माध्यम कितना गुजरने देता है। अगर वो एनर्जी का भाव इस माध्यम में तेजी से गुजर के आएगा तो क्या होगा, टक्कर वहां पे दूर जाएगी, तेज जाएगी। और वो अब जैसे माध्यम, जैसे मानो निर्वात हवा के अलावा कुछ पानी गया है ये बीच में, अब वो पानी क्या करेगा, इस भाव को क्या करेगा, धीमा कर देगा।
इस नॉर्मल सी बात है, ऐसे भी अपन चले आगे नहीं चल सकते, पानी में चले तो अपने पैर उतना एकदम लगाए ना उतनी तेज नहीं चल पाएंगे, तो मतलब एक तरीके से अपने को गति को रोक दिया। तो कोई यहाँ पे जो यहाँ पे एनर्जी जो निकल रही थी ना तो आवेश से उस भाव को उसने धीमा कर दिया, माध्यम चेंज कर दिया, तो उस वजह से जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा वो कमजोर पड़ जाएगा। समझ में आई बात? और अगर आप ऐसा माध्यम दिया है तो जो क्या करे, इस भाव को बढ़ा दे पहले की तुलना में। जैसे मैं यहाँ पे भी कुछ स्पीड से चल पा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं और माध्यम दूसरे माध्यम में जाऊँ, मैं ताकत तो उतनी लगाऊँ, एनर्जी तो उतनी लगाऊँ, लेकिन उस एनर्जी से मैं तेज तेज चल पाऊँ, मेरी गति बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? और कोई माध्यम से कि मैं ताकत तो उतनी लगा रहा हूँ, मेरी ऊर्जा उतनी खर्च हो रही है, लेकिन मैं फिर भी मेरी गति इतनी नहीं बन पा रही है। समझ में आई बात? ये माध्यम का फर्क है। समझ में? तो माध्यम इन आवेश जो एनर्जी का भाव निकलेगा उसको अगर ज़्यादा अलाउ भी कर सकता है और कम भी अलाउ कर सकता है। अगर वो ज़्यादा गुजरने देता है तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण ज़्यादा परिमाण का नजर आएगा, और अगर वो कम गुजरने देता है तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होगा, कम परिमाण का नजर आएगा। तो ये जो चीज़ है वो आपकी इसी, जैसे वो भाव अगर ज़्यादा हो गया, वो भाव अगर ज़्यादा हो गया तो प्रतिकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। समझ में आ रही बात? वो भाव ज़्यादा हो गया तो वो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो इसका जो मान इस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा, मतलब ये कैसे बताएगा कि ये भाव ये माध्यम इस भाव को कितना रोकेगा। अगर इसका मान तुम्हें ज़्यादा मिलता है, इसकी वैल्यू तुम्हें ज़्यादा मिलती है, तो तुम समझ लेना कि हमें उस भाव को चलने में ज़्यादा रुकावट आ रही है। ये रुकावट को बताता है उस माध्यम में उस एनर्जी के भाव में कितनी रुकावट आ रही है। समझ में आ रही बात? तो आवेश से निकलने वाली जो एनर्जी है उस एनर्जी के भाव में अगर कोई माध्यम ज़्यादा रुकावट लाता है तो उस माध्यम के एप्सिलॉन का मान ज़्यादा होगा, और कोई माध्यम इस एनर्जी में कम रुकावट लाता है, बहने में आसानी से बहने देता है, तो उस माध्यम के लिए एप्सिलॉन इसका जो मान होगा, कम रुकावट ला रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। रुकावट अगर ज़्यादा लाता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये बताएगा रुकावट कितनी ला रहा है। ढंग से समझ लेना, ये क्या बताएगा, रुकावट कितनी ला रहा है। रुकावट ज़्यादा ला रहा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रुकावट कम ला रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आई बात? एनर्जी के भाव में रुकावट कितनी ला रहा है। अब तुम यहाँ भी आ जाओ कि जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ये चीज़ बढ़ेगी यहाँ पे, तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रही बात? इसका मान अगर ज़्यादा हो जाता है एप्सिलॉन का तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अपॉन में आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है ना, तो इसका मान बढ़ने में क्या होगा, कम होगा। अब तुम बताओ बल कब कम होगा, जब ये माध्यम उस एनर्जी के भाव में रुकावट लाएगा, कम बहने देगा, तभी तो आएगा ना। तो जब यहाँ पे कम बहने देगा तो इसका मान ज़्यादा आएगा, मतलब इसका मान ज़्यादा आएगा तो कम बहने देगा तो ज़्यादा आएगा मान, मतलब बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम बहने देगा इस भाव को तो बल कम होगा ना। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस प्रकार से ये माध्यम की प्रकृति के अनुसार इसका मान डिसाइड होता है कि माध्यम आपका माध्यम उसको ज़्यादा भाव दे रहा है, ज़्यादा बहने दे रहा है एनर्जी को, या कम बहने दे रहा है, उसके आधार पर उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। अगर वो आसानी से एनर्जी को ज़्यादा बहने देगा माध्यम के अंदर, इनसे निकलने वाली एनर्जी को, तो ज़्यादा बहने देगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बहने पर तुम्हारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। ये बढ़ने का मतलब है कि ये कम हो गया, और जब ये माध्यम उस एनर्जी को कम बहने देगा, रुकावट डालेगा, तो आपका बल कम हो जाएगा, मतलब ये वाला मान बढ़ा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब ये देखो इसका मान क्या होता है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻²। अब इसका मात्रक भी बना सकते हो, इसका मात्रक किसी से बताएंगे, इसे लिखा मैंने k बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लिया है बराबर 1/4πk। तो k का जो मात्रक था उसका उल्टा जब करेंगे अपन तो इसका मात्रक आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की मैं गणित के मतलब आंतरिक मान तो
8.854 इंटू 10⁻12 है और इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो, इसको मैं ले लिया हूँ, बाकी सब चीजों को ले लिया, समझ में आ रही बात। ऐसे देखो एप्सिलॉन नॉट इधर तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई और एफ नीचे आ जाएगा और वही Q1 Q2 अपॉन में R। अब देखो अपॉन में एफ है तो न्यूटन ऊपर जाके n माइनस, ये तो कांस्टेंट, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, Q1 Q2 प्लस C स्क्वायर, और ये भी नीचे है तो ऊपर जाके n माइनस, और इसका उल्टा हो गया, ये +1 पावर थी -1 हो गई, +2 पावर थी -2 हो गई, -2 पावर थी +2 के स्क्वायर। एक इसमें जैसे अपन पीछे आवेश का मात्रक पढ़े थे कूलाम, तो कूलाम को हमने वहां कैसे परिभाषित किया था कि धारा की डेफिनेशन से, धारा की परिभाषा क्या है कि इकाई समय में प्रवाह करने वाला आवेश। तब अपन ने वहां क्या बोला था कि अगर 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाह करता है तो मानते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा जा रही है, और कूलाम को परिभाषित करने के लिए उल्टा बोल दिए थे कि 1 सेकंड तक अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, अगर किसी चालक से 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें 1 कूलाम का आवेश प्रवाह किया जाता है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो हम कहते हैं कि उस चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया। यही अब इस 1 कूलाम को मैं नई तरीके से फिर आभास कर सकता हूँ कि 1 कूलाम को नया तरीका किस तरीके से पहचान, 1 कूलाम होता कितना है वो इससे आ जाएगा, 1 कूलाम होता कितना है, इससे कैसे आएगा, देखो जब 2 आवेश ले लिए जाए, क्या 2 आवेश ले लिए जाए समान परिमाण के, क्या बोल रहा हूँ, समान परिमाण के 2 आवेश ले लिए जाए, समान परिमाण माने Q1 Q2 बराबर Q, कुछ भी मान लो समान मान लो, कुछ भी अभी पता नहीं है, एक 2 समान परिमाण के मैंने 2 आवेश ले लिए और उनके मध्य की दूरी में क्या रखता हूँ, 1 मीटर रखता हूँ, समझ में आ रही बात, मध्य की दूरी रखता हूँ 1 मीटर, और उनके मध्य जो बल लग रहा है वो लगता है 9 × 10⁻9 न्यूटन का, मतलब देखो बल हो गया 9 इंटू, इसकी जगह रखेंगे तो क्या 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू 9 होती है, मुझे पता है, दोनों का सेम रखा, इसका भी Q, इसका भी Q स्क्वायर, और बचा में इसकी वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर 1, तो देखो ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 1, माने Q स्क्वायर की वैल्यू कट जाएगी 1, माने Q बराबर आ जाएगा 1। यहां से क्या मतलब हुआ कि जब 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य 1 मीटर की दूरी रख दी जाए और उनके मध्य दोनों न्यूटन का बल लगे, जैसे आपको 2 आवेश ले लिए समान परिमाण के और 1 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित कर दिया दोनों को, और फिर आपको 9 न्यूटन का बल उनके मध्य आरोपित कार्य दिखता है, तो आप समझना वो दोनों आवेश 1 कूलाम के, समझ में आई बात। जैसे मैंने ये फॉर्मूला है इसमें रख दिया, बल होनी चाहिए 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, और इनका समान परिमाण इसकी वैल्यू Q, इसकी वैल्यू Q, तो ये Q स्क्वायर होगा, 2 × 1 मीटर, समझ में आ गई बात। तो और ये भी ध्यान रखना इसकी वैल्यू मैंने 9 × 10⁻9 रखी है, इसका मतलब है कि दोनों आवेश के मध्य जो माध्यम वो निर्वात है या हवा है, तो बड़े से बोलेंगे निर्वात या हवा में 2 समान परिमाण के, निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर 2 समान परिमाण के आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁻9 न्यूटन बल कार्यरत रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों आवेशों का परिमाण 1 कूलाम है, दोनों का, इसका भी 1 कूलाम और इसका भी 1 कूलाम, समझ में आई बात।
मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि निर्वात में स्थित 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में या हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समान परिमाणों के आवेशों के मध्य यदि 9 × 10⁻⁹ मीटर का बल आरोपित होता है तो हम कह सकते हैं कि ये आवेश 1 कूलाम का है। तो इस प्रकार से आप 1 कूलाम को वैसे भी आभास कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये आपकी 1 कूलाम की नई डेफिनेशन हो गई।